बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ वेंट्रिकुलर पंपिंग। तो बेसिकली आज हमने ये देखना है कि हमारे जब वेंट्रिकल्स पंप करते हैं ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल, तो जब रिलैक्सेशन भी होती है, कॉन्ट्रैक्शन, बोथ इन बोथ द फेजेस, किस तरह से हमारे पास प्रेशर चेंजेस आते हैं और किस तरह से वॉल्यूम चेंजेस आते हैं, उसके सब के सब जो हमारे पास जितने भी फेजेस हैं हम उनको डिस्कस करेंगे कि उनमें प्रेशर क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, किस तरह से चेंजेस आते हैं, किस तरह से वेल्व्यूलर चेंजेस आते हैं। और इसके अलावा हम थोड़ा सा ये भी देखेंगे कि सिस्टोलिक प्रेशर किस तरह से वेरी कर रहा होता है और डायस्टोलिक प्रेशर ऑफ द वेंट्रिकल्स, बेसिकली द लेफ्ट वेंट्रिकल, किस तरह से वेरी करे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस ग्राफ। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस पे है वेंट्रिकुलर वॉल्यूम, कि हमारे पास ब्लड का वॉल्यूम कितना है। ऑन द वाई एक्सिस देयर इज प्रेशर, इंट्रावेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर प्रेशर, बेसिकली इट्स वॉल्यूम, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। और इसमें अगर हमें पता है कि जब हम प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ का एरिया लेते हैं तो वो क्या होता है, इक्वल टू वर्क होता है। प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ का एरिया हमेशा किसके इक्वल होता है, वर्क के इक्वल होता है। तो हमारे पास ये वाला जो कर्व है ये क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर का कर्व है, यानी जब क्या वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसका कर्व है। और ये वाला कर्व हमारे पास डायस्टोलिक प्रेशर का है, यानी कि जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे होते हैं या जो फिलिंग पीरियड होता है उसको क्या कहते हैं, डायस्टोलिक पीरियड। और ये उसका प्रेशर है। और ये सिस्टोलिक, यानी जब वेंट्रिकल्स ने इजेक्शन ऑफ ब्लड करनी है तब क्या प्रेशर चेंजेस होते हैं, ये उसको डिनोट कर रहा है। ओके, तो जो हमारे पास डायस्टोलिक प्रेशर कर्व है, पहले इसको देख लेते हैं। ये डायस्टोलिक प्रेशर कर्व रेज होता है, प्रेशर रेज होता है, यानी जब ब्लड की फिलिंग होगी और मोर एंड मोर वॉल्यूम आएगा ब्लड का इन द वेंट्रिकल्स, तो क्या होगा, प्रेशर रेज होगा। एक तो वॉल्यूम भी हमारे पास रेज हो रहा है, देखिए यहाँ पे, और इसके अलावा हमारे पास प्रेशर भी रेज हो रहा है। लेकिन अप टू 150 ml इसका प्रेशर जो है रेज होता रहता है हमारे पास डायस्टोलिक प्रेशर कर्व का। और उसके बाद बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं आता है इस प्रेशर कर्व में। देखें कि ये इंक्रीज़ हो रहा है, होते होते वेंट्रिकल्स में ब्लड भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, ब्लड भरता जा रहा है। तो क्या हो रहा है, हमारे पास जो उसकी प्रेशर है, उसके अंदर जो प्रेशर है वो भी बढ़ता जा रहा है ड्यू टू मोर मैस, मोर रेजिस्टेंस, मोर प्रेशर। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास 150 ml तक बढ़ रहा है। लेकिन इसके बाद क्यों नहीं बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा ग्रेट डिफरेंस नहीं आ रहा। कि ये देखिए यहाँ पे वन वाई एक्सिस पे देखना है 150 ml, और इसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। पहले एक सडन चेंज है और उसके बाद चेंज नहीं है। उसके बाद चेंज क्यों नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास फिब्रिस टिश्यू है वो मज़ीद स्ट्रेच नहीं हो सकता, यानी इसकी जितना वो स्ट्रेच हो सकता था उतना हो चुका है, मज़ीद अब उसमें स्ट्रेचिंग नहीं हो सकती। तो जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा रेज नहीं होता। इसके अलावा जो हमारे पास हार्ट है वो बीट किस में कर रहा है, किस कैविटी के अंदर कर रहा है, वेरी गुड, इट इज़ द पेरिकार्डियल कैविटी। तो जो पेरिकार्डियल कैविटी है उसको पेरिकार्डियम सराउंड करती है। और जाहिर सी बात है जब पेरिकार्डियम उसकी बाउंड्री बना रही है तो वो एक उसको स्पेसिफिक जगह दे रही है जिसके अंदर वो हार्ट, जिसके अंदर रहते हुए हार्ट को बीट करना है। तो जो पेरिकार्डियम है वो भी पेरिकार्डियल कैविटी अप्रॉक्सीमेटली फिल हो चुकी होती है हार्ट से, यानी यहाँ पे प्रेशर चेंज कम है। इसके बाद हम आ जाते हैं सिस्टोलिक प्रेशर कर्व पे। सिस्टोलिक प्रेशर कर्व में क्या होगा कि ये थोड़े वॉल्यूम ऑफ ब्लड पे भी, थोड़े वॉल्यूम ऑफ ब्लड पे भी ज़्यादा प्रेशर है, थोड़े वॉल्यूम ऑफ ब्लड पे भी प्रेशर ज़्यादा रेज हो रहा है। और ये काफ़ी ज़्यादा रेज होता रहेगा और मैक्सिमम पहुंचेगा एट 150 ml ऑफ ब्लड। मैक्सिमम होगा तकरीबन 150 टू 170 ml के दरमियान में ये क्या होगा, अपना मैक्सिमम प्रेशर अटेन करेगा। जब ये मैक्सिमम प्रेशर अटेन करेगा, हमें पता है कि सिस्टोलिक प्रेशर कर्व है, तो क्या हो रहा है कि इसमें हमारे पास इजेक्शन हो रही है। जब इजेक्शन हो रही होगी तो कंट्रैक्शन होगी और प्रेशर बढ़ेगा। इसमें इसी तरह से प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और उसके बाद अचानक से क्या होता है कि प्रेशर पहले अपनी पीक पे पहुंचता है और उसके बाद जो है प्रेशर वो कम होना शुरू हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स की कॉन्ट्रैक्शन थी वो अपने मैक्सिमम पे पहुंच चुकी थी। यहाँ पे क्या हुआ कि एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट की जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन थी वो मैक्सिमम पे पहुंच चुकी थी। लेकिन फिर और वॉल्यूम, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ ब्लड बढ़ता जा रहा है। जब वॉल्यूम ऑफ ब्लड बढ़ता जा रहा है तो क्या होगी, थोड़ी सी रिलैक्सेशन होगी टू अकोमोडेट मोर एंड मोर ब्लड, और ये जो प्रेशर कर्व है ये थोड़ा वापस आ जाएगा, क्योंकि ऑप्टिमल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही। ऑप्टिमल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही, इसका क्या मतलब है कि थोड़ा सा वो रिलैक्स हो गए हैं, थोड़ा सा रिलैक्स हो गए, एरिया बढ़ जाएगा। उतने ही वॉल्यूम ऑफ ब्लड के लिए या उससे थोड़े से ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ ब्लड के लिए एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एरिया ज़्यादा है तो क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। जैसे कि हम पहले भी पढ़ते हैं कि प्रेशर इक्वल्स फोर्स ओवर एरिया। और यहाँ पे भी हमारे पास जो पीवी ग्राफ है, हम पहले पढ़ते रहते हैं फिजिक्स में कि पीवी ग्राफ का जो एरिया होता है वो किसके इक्वल होता है, वर्क आउटपुट के इक्वल होता है।
ठीक है। इसके अलावा अब हम आ जाते हैं इसके फेजेस पे कि इसके फेजेस किस तरह से हो रहे हैं और इसमें क्या क्या प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंजेस आते हैं। वो ये रहा है कि ये हमारे पास क्या है, वेंट्रिकुलर फिलिंग पीरियड है। ये जो हमारे पास फर्स्ट वन है, ये जो वन से डिनोट हुआ है ये वाली लाइन, ये क्या है, वेंट्रिकुलर फिलिंग पीरियड है। फिर हमारे पास होगी, उसके बाद क्या होता है, आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन होती है। आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन होती है और फिर क्या होता है, इजेक्शन होती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, पीरियड ऑफ फिलिंग था जिसमें हमारे पास वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्रेशर भी बढ़ रहा है। इसमें क्या हो रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और प्रेशर भी बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ रहा है बनिस्बत प्रेशर के, वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ रहा है बनिस्बत प्रेशर के। ठीक है, और जो है इसके बाद हमारे पास क्या है, आइसोवॉल्यूमिक इजेक्शन पीरियड, आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड। ये जो आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड है, आइसोवॉल्यूमिक या आइसोमेट्रिक कहते हैं इसको, इसमें हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ब्लड कांस्टेंट रहेगा लेकिन उसका प्रेशर रेज हो जाएगा, उसका प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास प्रेशर बढ़ रहा है। इसके बाद होती है हमारे पास पीरियड ऑफ इजेक्शन, जिसमें कि हमारे वेंट्रिकल्स अपना जो ब्लड है वो पंप कर देते हैं इनटू द रिस्पेक्टिव स्ट्रक्चर। वो एओर्टा भी हो सकता है और हमारे पास दूसरी साइड पे क्या होता है, पल्मोनरी वेन होती है। साइड का देख रहे हैं तो ये एओर्टिक है। ठीक है, तो पीरियड ऑफ इजेक्शन में क्या होगा कि जाहिर सी बात है, इजेक्ट करने के लिए वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसका प्रेशर रेज करेगा। क्या होगा, प्रेशर रेज हो रहा है जबकि वॉल्यूम क्या हो रहा है, वापसी की तरफ जा रहा है। प्रेशर रेज हो रहा है लेकिन वॉल्यूम क्या जा रहा है, वापसी की तरफ जा रहा है, यानी कम हो रहा है वॉल्यूम। और वॉल्यूम दोबारा से कम हो जाएगा और वो उसी पे पहुंच जाएगा जो कि पहले था, यानी एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम अचीव हो जाएगा। क्या अचीव होगा, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या है कि जब वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो कुछ ब्लड वो भेज देंगे इनटू द एओर्टा एज अ रिजल्ट ऑफ पंपिंग। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ इजेक्शन कुछ ब्लड चला गया और कुछ ब्लड वहीं रह गया, यानी उन्होंने सारा का सारा ब्लड पंप नहीं किया। तो जो कॉन्ट्रैक्शन के बाद वेंट्रिकल्स में ब्लड रह जाता है उसको क्या कहते हैं, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो ये दोबारा एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम पे आ गया हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड है। ठीक है, लेकिन प्रेशर इसमें मैक्सिमल रहा पीरियड ऑफ इजेक्शन में, क्योंकि इजेक्शन होनी है तो जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस कम करना है और फिर एओर्टा में पहुंचना है, तो इसलिए ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत है। ठीक है, इसके बाद दोबारा आ गया आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन फेज़, और आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन में ऑफ कोर्स वॉल्यूम उतना ही रहेगा लेकिन प्रेशर फिर से डिक्रीज़ हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं इसकी थ्योरी की तरफ, और इसके तो अब हम आ जाते हैं इसकी थ्योरी की तरफ। फेज़ वन में क्या हो रहा है कि पीरियड ऑफ फिलिंग है, यानी हमारे पास वेंट्रिकल्स विल अंडरगो डायस्टली, और उसमें क्या होगा कि मैंने पहले ही बताया कि प्रेशर भी रेज हो रहा है और जो वॉल्यूम है वो भी रेज हो रहा है। प्रेशर कितना रेज हो रहा है, फ्रॉम 2 to 3 mmHg टू 5 to 7 mmHg, जबकि जो वॉल्यूम है वो कितना रेज हो रहा है, पहले हमारे पास सिर्फ इतना था, 60 ml था। ठीक है, तकरीबन हमारे पास कितना था, 60 ml था एज द एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, लेकिन उसके बाद हमारे पास वो वाला वॉल्यूम भी इसमें ऐड हो रहा है क्योंकि फिलिंग पीरियड है, तो वो वाला वॉल्यूम भी ऐड हो रहा है जिसने आगे स्ट्रोक वॉल्यूम के तौर पर इजेक्ट आउट होना है। तो ये टोटल वॉल्यूम क्या बन गया, 130 ml। एक तो पहले से था, थोड़ा और आया ड्यू टू फिलिंग, और उसके बाद कितना बन गया, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम अचीव हो गया जो कि है 130 ml। उसके बाद सेकंड फेज़ है आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन, इसमें वॉल्यूम सेम रहेगा और प्रेशर बढ़ जाएगा अप टू 80 mmHg, अप टू 80 mmHg। और हमें पता है इसमें AV वैल्व्स क्लोज होते हैं और S1 साउंड प्रोड्यूस होती है। क्या होता है, AV वैल्व्स क्लोज होंगे, S1 साउंड प्रोड्यूस होगी। इसके बाद हम आ जाते हैं फेज़ 3 या पीरियड ऑफ इजेक्शन में। पीरियड ऑफ इजेक्शन में क्या होना है, प्रेशर रेज होना है, वॉल्यूम कम होना है। वॉल्यूम क्यों कम होगा, क्योंकि ब्लड ऑफ कोर्स आउट जा रहा है तो उसकी ब्लड वॉल्यूम उतना ज़्यादा नहीं रहेगा और वो कम हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा कितना कम होगा, जितना कि इजेक्ट हो रहा है, मसलन 70 ml कम हो जाएगा इन द लेफ्ट वेंट्रिकल्स। फॉर द लेफ्ट वेंट्रिकल्स कितना कम हो जाएगा, जितना कि हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम है उतना कम हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा क्योंकि इजेक्शन के लिए हमारे पास वर्क होने की ज़रूरत है और वो होगा, और पंपिंग होगी तो प्रेशर बढ़ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे जब इस वाले फेज़ में क्या होता है, फेज़ 3 में एओर्टिक वाल्व्स ओपन होते हैं और इनकी कोई भी साउंड नहीं होती। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है फेज़ 4 या फिर आइसोवॉल्यूमिक फेज़। क्या है, आइसोवॉल्यूमिक फेज़। आइसोवॉल्यूमिक फेज़ में क्या होना है कि हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा और ऑफ कोर्स इसमें प्रेशर वेरी करेगा। प्रेशर क्या होगा, कम होगा। प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इसमें हमारे पास एओर्टिक वाल्व्स क्लोज होंगे और क्लोज होने की वजह से S2 साउंड प्रोड्यूस होगी। क्लोज होने की वजह से क्या होगा, S2 साउंड प्रोड्यूस होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ओपन होने पे क्यों साउंड प्रोड्यूस नहीं हो, क्योंकि ओपनिंग ऑफ द वाल्व्स इज़ रादर अ स्लो प्रोसेस, इसकी वजह से हमारे पास साउंड प्रोड्यूस नहीं होती। और ये जो क्लोजिंग ऑफ वाल्व्स है ये थोड़ी रैपिड होती है और आवाज़ आती है। ठीक है,
इसके बाद हम आ जाते हैं एरिया पे। एरिया मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि एक्सटर्नल वर्क आउटपुट के इक्वल है, और जितना ज़्यादा हार्ट ब्लड पंप करेगा उतना ही ज़्यादा जो वर्क आउटपुट है वो ज़्यादा होगा, और उतना ही एरिया बढ़ जाएगा। और हमारे पास सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जो है वो वर्क आउटपुट को या फिर पंपिंग ऑफ ब्लड को या कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देती है। तो एरिया कब बढ़ेगा? ड्यू टू सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, और ड्यू टू पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन एरिया कम हो जाएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं प्री लोड और आफ्टर लोड के कॉन्सेप्ट पे। प्री लोड हमारे पास बेसिकली लोड क्या है? हमारे पास टेंशन है। लोड क्या है? टेंशन है। सो द प्री लोड इज़ द डिग्री ऑफ टेंशन व्हेन इट बिगिंस टू कॉन्ट्रैक्ट। यानी जब हमारे पास वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट करना है या हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो उससे पहले जो डिग्री ऑफ टेंशन है उसको हम क्या कहेंगे? प्री लोड। इसको हम डिनोट करते हैं कैसे? एंड डायस्टोलिक प्रेशर। यानी जब कॉन्ट्रैक्शन से पहले का जो प्रेशर होगा उसको क्या कहेंगे? कि वो डायस्टोलिक का एंड होगा। जब सिस्टोली ने शुरू होना है तो वो डायस्टोलिक का क्या होगा? एंड होगा। तो जो उसके एंड पे प्रेशर होगा उसको हम क्या कहते हैं? प्री लोड। इसके बाद हम आ जाते हैं आफ्टर लोड पे। आफ्टर लोड क्या है? आफ्टर लोड इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल कि लोड अगेंस्ट विच मसल एक्सर्ट्स इट्स कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स। यानी वो रेजिस्टेंस जिसके अगेंस्ट ब्लड ने फ्लो करना है, वो लोड जिसके अगेंस्ट ब्लड ने फ्लो करना है, उसको हम क्या कहते हैं? आफ्टर लोड। कहाँ से आती है? मसल कॉन्ट्रैक्शन से आती है। पावर कहाँ से आती है? मसल कॉन्ट्रैक्शन से आती है। यानी जब इजेक्शन ऑफ ब्लड होनी है तो उसके अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं? आफ्टर लोड। उसको हम क्या कहते हैं? आफ्टर लोड। या ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं केमिकल एनर्जी यूटिलाइजेशन पे। लाइक एवरी मसल ऑफ द बॉडी, हार्ट मसल ऑल्सो रिक्वायर्स एनर्जी। सो ये अपनी एनर्जी कहाँ से हासिल करता है? ये हमारे पास 70 to 90% एनर्जी इसमें आती है ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म ऑफ फैटी एसिड से, और जो रिमेनिंग 10 to 30% है वो कहाँ से आती है? फ्रॉम ग्लूकोज एंड लैक्टेट। फ्रॉम ग्लूकोज एंड लैक्टेट यानी ज़्यादातर कहाँ से आ रही है? ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म ऑफ फैटी एसिड से, और उसके बाद बाकी का पोर्शन ग्लूकोज और लैक्टेट से। तो अब इसका एक हमारे पास जो अप्लाइड फॉर्म है वो क्या होगी कि जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन कंजम्पशन ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि उतना ज़्यादा हार्ट मसल्स वर्क कर रहे हैं। ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक की जाए थ्रू अ नॉन इन्वेसिव मेथड, जिसको हम क्या कहते हैं? पल्स ऑक्सीमेट्री, जिसमें हमारे पास एक मीटर होता है जिसको हम फिंगर पे पुट करते हैं, और वो हमारा पल्स भी मेजर करता है और ऑक्सीजन सेचुरेशन भी मेजर करता है। सो द रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजम्पशन हमें क्या देगी? वर्क परफॉर्म बाय हार्ट। ऑक्सीजन ज़्यादा, इसका मतलब क्या है? हार्ट में टेंशन ज़्यादा है। टेंशन ज़्यादा का क्या मतलब है? कि सिस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा। सिस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा, ऑक्सीजन ज़्यादा तो टेंशन ज़्यादा इन द हार्ट मसल्स। टेंशन ज़्यादा होगी तो सिस्टोली ज़्यादा होगा, मतलब सिस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा होगा, और मोर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी टू परफॉर्म सिस्टली, मोर ऑक्टेन द रेज सिस्टोलिक प्रेशर। इसके अलावा कहते हैं हार्ट फेलियर के सिनेरियो में। हार्ट फेलियर में क्या हो रहा है कि हमारे पास वेंट्रिकल्स डायलेट हो रहे हैं। हार्ट फेलियर में क्या होता है कि वेंट्रिकल्स डायलेटेड हो जाते हैं, और जब वेंट्रिकल्स डायलेटेड हो जाते हैं तो उनका सिस्टोलिक प्रेशर अचीव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी तो ऑफकोर्स ज़्यादा ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन होगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेटाबॉलिज्म हो सके और उसको कोप किया जा सके। तो हार्ट फेलियर के केस में ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और हम एफिशिएंसी ऑफ हार्ट कैसे फाइंड करेंगे? वर्क आउटपुट ओवर टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर। क्या कहेंगे कि कितना ज़्यादा, जितना ज़्यादा वर्क आउटपुट होगा उतनी ही ज़्यादा एफिशिएंसी होगी। ठीक है। और जो नॉर्मल पीपल हैं उनमें अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25% एफिशिएंसी होती है, जबकि फेलिंग हार्ट में क्या होता है? 5 to 10% होती है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब।